डोलू में पुनर्जन्म। मेरा जन्म सेंट सोल विलेज के एक साधारण शिकारी परिवार में हुआ था। मेरे पिता की मृत्यु एक झरने के नीचे हो गई थी और माँ भी बहुत पहले चल बसी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बस दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला एक अनाथ बच्चा हूं। लेकिन जिस दिन मेरी मार्शल सोल जागृत हुई, मेरे सीने पर जेड ड्राइवर उभर आया जो मुझे अवचेतन के महासागर में ले जा सकता था, और मेरी कमर पर साक्षात स्वर्ग का रूप एम्परर बेल्ट थी। जब जन्मजात पूर्ण आत्मिक शक्ति की रोशनी से वह कमरा जगमगा उठा तो सु युनताओ भी दंग रह गया। उसने अपनी आंखें मली। आज वह 6 गांवों में घूम चुका था, लेकिन हर जगह किसी का कुदाल तो किसी का हंसिया ही जागृत हो रहा था। सबसे अनोखा कुछ था तो वह बस ब्लू सिल्वर ग्रास थी। पर जब मेरी बारी आई तो मेरे सीने पर एक काले रंग का ड्राइवर उभर आया। उसकी बनावट अजीब थी और बीच में एक गोल खांचा बना हुआ था। यह न तो किसी हार्ट प्रोटेक्टिंग मिरर जैसा दिखता था और न ही किसी साधारण कवच जैसा। मैंने नीचे झुककर उसे देखा और मेरे दिमाग में जैसे कोई धमाका हुआ। पिछले जन्म की यादें और इस जन्म के HTML सालों की यादें इसी पल एक दूसरे से टकरा गईं। मेरा नाम मोई है। पिछले जन्म में मेरी मौत एक बड़े हादसे में हुई थी और इस जन्म में मैं सेंट सोल विलेज के एक शिकारी का अनाथ बेटा बन गया। और मेरे सीने पर जो यह चीज है, यह कोई बेकार मार्शल सोल नहीं है। यह जेड ड्राइवर है जो सपनों में प्रवेश कर सकता है, ड्रीम कैप्सूल बना सकता है और मास्क राइडर में बदलने वाला ड्राइवर है। अभी मेरा दिल थोड़ा गर्म ही हुआ था कि अचानक मेरे पेट में भी एक तेज जलन महसूस हुई। एक और सुनहरी ताकत जैसे मेरी नाभि से बाहर निकलने के लिए मचल रही थी और कमर के रास्ते ऊपर चढ़ रही थी। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। दूसरी मार्शल सोल। मेरे पास सचमुच एक दूसरी मार्शल सोल भी थी। लेकिन अगले ही पल मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। तांग हाओ इसी सेंट सोल विलेज में है। अगर मैंने सु युनताओ के सामने अपनी इस दोहरी मार्शल सोल को उजागर कर दिया तो स्पिरिट हॉल के लोग मुझे ट्रेनिंग के लिए अपने साथ ले जाएंगे। तांग हाओ स्पिरिट हॉल का जानी दुश्मन है। वह कभी भी अपनी आंखों के सामने दोहरी मार्शल सोल वाले किसी प्रतिभाशाली बच्चे को स्पिरिट हॉल के हाथों में नहीं जाने देगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस जन्म में मेरे पिता की मौत बहुत ही रहस्यमयी थी। 6 साल पहले जब मां गर्भवती थी तो पिता झरने के नीचे उनके लिए मछली पकड़ने गए थे ताकि उनकी सेहत ठीक रहे, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। जब ग्रामीणों को उनकी लाश मिली तो उनके पूरे शरीर पर किसी भारी हथियार की चोट के निशान थे। सेंट सोल विलेज के आसपास ऐसा कौन हो सकता है जो एक ही वार में किसी शिकारी को मार डाले और घटनास्थल को साफ करने की जहमत भी न उठाए? तांग हाओ के अलावा और कौन हो सकता है? तांग हाओ। जैसे ही यह ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने अपनी सारी खुशी को अंदर ही दबा लिया। वापस जाओ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पेट में मचल रही उस सुनहरी गर्म लहर को कसकर अंदर दबा दिया। वह कुछ पल के लिए छटपटाती रही, पर आखिरकार मैंने उसे शरीर के भीतर वापस भेज दिया। मैंने अभी चैन की सांस ली ही थी कि तभी सु युनताओ की चीख सुनाई दी। एक और जन्मजात पूर्ण आत्मिक शक्ति। मेरी हथेली के नीचे वह क्रिस्टल बॉल इतनी तेज चमकी कि आंखें चौंधिया गईं। सु युनताओ क्रिस्टल बॉल को घूरने लगा। फिर उसने मेरे सीने पर बने मार्शल सोल को देखा। वह पूरी तरह से हक्का-बक्का रह गया। इस छोटे से सेंट सोल विलेज में पहले तांग सैन नाम का वह लड़का निकला जिसकी जॉन ब्लू सिल्वर ग्रास में पूर्ण आत्मिक शक्ति थी, और अब मैं निकला जिसके सीने पर पूर्ण आत्मिक शक्ति थी। सचमुच अजीब बातें हर साल होती है, पर इस साल कुछ ज्यादा ही हो रही है। उसने सर्टिफिकेट लिखकर मुझे दिया और फिर अपनी आवाज धीमी करके मुझसे पूछा कि क्या मैं स्पिरिट हॉल में शामिल होना चाहता हूं। मैं हाँ कहना चाहता था। स्पिरिट हॉल आम आत्मिक गुरुओं को वजीफा देता है, गरीब लोगों की मार्शल सोल को जागृत करने में मदद करता है। कम से कम उन ऊंचे ऊंचे संप्रदायों से तो यह कहीं बेहतर है। लेकिन तांग हाओ का हथौड़ा अभी भी गांव पर मंडरा रहा था। मैंने सर्टिफिकेट हाथ में लिया और एक बच्चे जैसी मासूम मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, मैं यकीनन स्पिरिट हॉल में आना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरी उम्र बहुत छोटी है। मैं अपने घर से इतनी दूर नहीं जाना चाहता। क्या मैं कुछ सालों बाद आ सकता हूं? सु युनताओ को कोई शक नहीं हुआ, बल्कि उसने मुझे समझदार समझा। उसने मेरे कंधे को थपथपाया और कहा कि जब मैं नोटिंग सिटी जाऊं तो आत्मा की अंगूठी हासिल करने के लिए उसकी मदद ले सकता हूं। जुबान से तो मैंने बड़े अदब से उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन दिल ही दिल में मैंने उस रास्ते को काट दिया। सु युनताओ सिर्फ 26वें लेवल पर है। वह मुझे किसी साधारण 100 साल पुराने आत्मा पशु को दिलाने में तो मदद कर सकता है,
लेकिन मेरी पहली आत्मा की अंगूठी इतनी मामूली हरगिज नहीं हो सकती। जब मैं उस कमरे से बाहर आया तो बूढ़ा जैक दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा था। बाकी सभी बच्चों को लेने के लिए उनके माता पिता आए थे, पर मेरे साथ कोई नहीं था। सेंट सोल विलेज में मुझे खाना खिलाने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन सचमुच यहाँ खड़े होकर मेरा इंतजार करने वाले सिर्फ यही जुरियों वाले चेहरे वाले गांव के मुखिया दादाजी थे। सु युनताओ जाने से पहले मेरी तरफ हाथ हिलाकर कह गया कि वह नोटिंग सिटी में मेरा इंतजार करेगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, और जब तक उसकी पीठ ओझल नहीं हो गई तब तक मैंने अपनी कसी हुई उंगलियों को ढीला नहीं किया। जियाओई, क्या तुम्हारी भी जन्मजात पूर्ण आत्मिक शक्ति है? बूढ़े जैक की आवाज कांप रही थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े की आंखें फौरन भर आईं। पिछले सालों में सेंट सोल विलेज से एक भी ऐसा बच्चा नहीं निकला जिसके पास आत्मिक शक्ति हो, और इस साल एक साथ दो जन्मजात पूर्ण आत्मिक शक्ति वाले बच्चे निकल आए। वह कुछ देर के लिए बहुत भावुक रहा, पर फिर उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। गांव में वर्किंग स्टूडेंट का सिर्फ एक ही कोटा था। मुझमें और तांग सेन दोनों में ही काबिलियत थी, लेकिन मौका सिर्फ एक को मिल सकता था। मुझे लगा था कि यह मौका तांग सेन को ही मिलेगा, क्योंकि कहानी की शुरुआत तो वैसे ही हुई थी। लेकिन बूढ़े जैक ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बड़े दृढ़ स्वर में कहा, तुम इसी सेंट सोल विलेज की मिट्टी में पले बढ़े बच्चे हो, तुम्हारे माता पिता इसी गांव के थे। तांग सेन चाहे जितना भी अच्छा हो, तो वह बाहरी ही। इस साल इस मौके का इस्तेमाल पहले तुम करोगे। मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर मैंने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा मुखिया दादाजी तय करे। इस पल मैंने साफ महसूस किया कि जो पहला पत्थर तांग सेन के हिस्से का था, उसे मैंने एक ही लात में दूर फेंक दिया है। घर लौटकर मैंने लकड़ी का दरवाजा कसकर बंद कर लिया और सबसे पहले अपनी मार्शल सोल को बाहर बुलाया। काला जेड ड्राइवर मेरे सीने पर उभर आया। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी नाभि की उस सुनहरी गर्म लहर को फिर से जगाया। बाहर आओ, मेरी दूसरी मार्शल सोल एक्स। एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक सुनहरी बेल्ट मेरी कमर से लिपट गई। एम्परर बेल्ट। मैं उसे घूरता रहा। पहले तो सन्नाटा छा गया, फिर मैंने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और मेरे कंधे हंसी से कांपने लगे। दो बेल्ट, एक जेड ड्राइवर और एक एम्परर बेल्ट। यह सेटअप अगर किसी भी टोकुसात्सु के दीवाने के पास होता तो वह खुशी से पागल हो जाता, लेकिन उस रोमांच के बाद मैं जल्दी ही शांत हो गया। एम्परर बेल्ट बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी और इससे मेरी दोहरी मार्शल सोल का राज आसानी से खुल सकता था। जेड ड्राइवर ही सामने दिखाने वाली मार्शल सोल के रूप में सही था, और इसके फीचर्स भी ज्यादा दमदार थे। सपना, कैप्सूल, फॉर्म चेंज, यह मुझे दूसरों से एक कदम आगे रखकर वो चीजें दिला सकता था जो कोई और छू भी नहीं सकता। मैंने जेड को ही अपनी मुख्य ताकत बनाने का फैसला किया। मगर डोलू की दुनिया के नियम भी साफ थे। हर नई आत्मा की अंगूठी मिलने पर आत्मिक गुरु को एक नई स्किल मिलती है। मेरे ड्राइवर को कोई साधारण स्किल मिलेगी या फिर वह एक ड्रीम कैप्सूल में बदल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरा रास्ता साफ था, अलग अलग एट्रीब्यूट वाले आत्मा पशुओं का शिकार करना और अलग अलग ड्रीम कैप्सूल बनाना। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात हर हाल में पक्की करनी थी। जेड ड्राइवर की सबसे बुनियादी ताकत थी लूसिड ड्रीम, यानी सपने में होश में रहना। मेरे पास अभी कोई आत्मा की अंगूठी नहीं है, इसलिए शायद मैं रूप न बदल पाऊं, लेकिन सपने की ताकत का इस्तेमाल तो अभी से किया जा सकता था। रात ढलने के बाद मैंने ड्राइवर को अपने सीने पर लगाया, बिस्तर पर लेटा और आंखें बंद कर लीं। मेरी सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगीं, शरीर भारी होकर डूबने लगा, लेकिन मेरा दिमाग और भी ज्यादा साफ और सचेत होता चला गया। अगले ही पल मुझे रोशनी दिखाई दी। अनगिनत रंगों की रोशनी मिलकर एक असीम महासागर जैसी बन गई थी, जहां रोशनी की हर एक किरण किसी जिंदा जीव की तरह बह रही थी। उसमें खुशी, डर, दुख, गुस्सा और चाहत सब कुछ था। मैं फौरन समझ गया, यह सामूहिक अवचेतन का महासागर है, जहां हर विरासत में मिले सपनों के टुकड़े रह जाते हैं। और मेरी आत्मा आसपास की किसी भी दूसरी रोशनी से कहीं ज्यादा चमकदार थी। 2 जन्मों की यादों से मिलकर बनी यह आत्मा इतनी ताकतवर थी जो किसी 6 साल के बच्चे की हो ही नहीं सकती। कोई ताज्जुब नहीं कि मेरी मार्शल सोल 2 ड्राइवरों में बदल गई। यह मुझे किसी खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की गहरी जिद से मिली थी। मैं उस खिंचाव के सहारे अपने खुद के सपने में दाखिल हुआ। एक आधुनिक शहर, ऊंची इमारतें, नियॉन लाइट्स और सूनी सड़कें।
मैं अपने पिछले जन्म के उसी किराए के कमरे में खड़ा था। मैंने कंप्यूटर खोला और डोलू डेलू सर्च किया। सारे चैप्टर्स पूरे थे, पूरी कहानी सामने थी। तांग सेन के स्कूल में दाखिले से लेकर जियाओ वू के बलिदान तक, आइस एंड फायर वेल से लेकर ब्लू सिल्वर एम्परर बोन तक, वो सब कुछ जो मैंने कभी पढ़ा या देखा था, मेरी यादों ने उस सपने में हूबहू दोहरा दिया था। मैं इतनी जोर से हंसा कि मेज ही टूटने वाली थी। किसी भी पुनर्जन्म पाने वाले को सबसे बड़ा डर यही होता है कि वह कहानी के बारीक डिटेल्स भूल न जाए, और अब मेरे पास पूरा का पूरा ऑफलाइन गाइड मौजूद था। लेकिन हंसते हंसते मुझे फिर से तांग हाओ की याद आ गई। अपने पिता की लाश याद आई और यह भी याद आया कि तांग सेन अभी इसी गांव में है। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं था, मुझे ताकत भी चाहिए थी। सुबह के समय बूढ़ा जैक तांग सेन के घर वर्किंग स्टूडेंट के कोटे की खबर देने गया। यह सब मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन गांव वालों की बातों से मुझे सारा माजरा समझ आ गया। तांग सेन को यह मंजूर नहीं था। उसे लगता था कि जब उसकी भी जन्मजात पूर्ण आत्मिक शक्ति है, तो यह मौका मुझे क्यों दिया गया। वह तो मुझसे लड़ना चाहता था कि जो जीतेगा, मौका उसे मिलेगा। बूढ़े जैक ने मना कर दिया और तांग हाओ ने भी उसे रोक लिया। लेकिन उस दिन के बाद से तांग सेन के देखने का अंदाज बदल गया। वह बच्चों वाली कोई नाराजगी नहीं थी, वह एक डर और नफरत थी। तांग गेट के नियमों को लेकर दोबारा जन्मा वह शख्स मुझे अपने खाते में लिख चुका था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। अगर तुम मुझे याद रखोगे तो मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। उसी दिन दोपहर के बाद मैं फिर से अवचेतन के महासागर में गया। दिन के समय सपने देखने वाले जीव कम होते हैं, इसलिए वह महासागर रात के मुकाबले काफी धुंधला था। मुझे जल्दी ही अपने पास दो रोशनी के गोले दिखाई दिए। एक गोला गहरे लाल रंग का था, जो पहाड़ जैसा भारी था और जिसमें से दुख और खून की गंध आ रही थी। वह तांग हाओ था। मैं जरा सा ही पास गया था कि मेरी आत्मा पर जैसे किसी हथौड़े का दबाव महसूस हुआ। मैं फौरन पीछे हट गया। एक टाइटल डोलू के सपने को अभी छूना खतरे से खाली नहीं था। दूसरा गोला बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत ही ठोस था। वह तांग सेन था। वह अभी सोया नहीं था, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा। शाम ढलने के बाद आखिरकार तांग सेन सो गया। मैं रोशनी की एक किरण बनकर उसके सपने में समा गया, लेकिन वह सिर्फ धुंध और अंधेरा था। वह इतनी गहरी नींद में था कि उसे कोई सपना ही नहीं आ रहा था। मैं उस धुंध में खड़ा होकर मुस्कुराया। अगर सपना नहीं आ रहा तो मैं तुम्हारे लिए एक सपना बना देता हूं। तांग सेन की सबसे बड़ी जिद क्या थी? तांग गेट, इनर गेट और अपनी पहचान साबित करना। मैंने बस अपने दिमाग में सोचा। मेरा शरीर लंबा हो गया और मैं एक खूबसूरत लड़की में बदल गया, जिसने तांग गेट के इनर गेट के शीशों वाले कपड़े पहन रखे थे। मैंने खुद को एक नाम भी दे दिया, तांगियन। फिर मैंने उस धुंध के अंदर आवाज लगाई, तांग सेन सीनियर, एल्डर्स आपकी श्वांतियान स्किल का टेस्ट लेना चाहते हैं। अगर आप पास नहीं हुए तो आपको वापस आउटर गेट में भेज दिया जाएगा। आउटर गेट शब्द तांग सेन के दिल में किसी चाकू की तरह चुभा। धुंध फौरन छंटने लगी और तांग गेट का भव्य महल खड़ा हो गया। तांग सेन उस महल के बीचों बीच खड़ा था। उसने नीचे झुककर अपने इनर गेट के कपड़ों को देखा। उसकी आंखों का सूनापन एक बड़ी खुशी में बदल गया। ऊपर बैठे एल्डर ने उससे पूछा कि उसकी श्वांतियान स्किल की तैयारी कैसी है। उसने फौरन अपनी कमर सीधी की और वहीं पर अपनी स्किल का हुनर दिखाने लगा। मैं पास ही खड़ी थी और देख रही थी कि वह कैसे एक एक करके सारे मंत्र, नसें और पैंतरे खुद ही उगल रहा था। उसे लगा कि यह कोई खूबसूरत सपना है, लेकिन मेरे लिए यह उसकी विद्या चुराने का मौका था। जब उसने सब दिखा दिया तो मैंने बड़े आदर के साथ उसकी तरफ देखा। तांग सेन सीनियर, आप सचमुच बहुत कमाल है। तांग सेन का चेहरा सचमुच शर्म से लाल हो गया। एल्डर ने भी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं गेट मास्टर की बेटी हूं और मेरा हुनर थोड़ा कम है, इसलिए वह आगे से मेरा ख्याल रखे। तांग सेन के देखने का अंदाज तुरंत बदल गया। वह कोई प्यार नहीं था, बल्कि कामयाबी की सीढ़ी को पकड़ लेने की एक भूख थी। अगले 2.5 महीनों तक मैं बार बार उसके सपने में जाता रहा। तांग सेन अपने ही बनाए तांग गेट के उस हसीन सपने में खोया रहा। उसे लगा कि इनर गेट में उसकी तारीफ हो रही है और गेट मास्टर की बेटी भी उसे पसंद करती है। श्वांतियान स्किल, पर्पल डेमन आई, घोस्ट शैडो मूव, जेम हैंड और हथियारों को चलाने के सारे पैंतरे वह एक एक करके सिखाता रहा और मैं एक एक करके सीखता रहा। जब भी वह जागता, उसे यही लगता कि उसने एक लंबा और बहुत अच्छा सपना देखा है, और मैं जब भी जागता
अपने उस टूटे हुए कमरे में उन पैंतरों का अभ्यास करता, गलतियों को सुधारता और माहिर बनता चला जाता। 2.5 महीने बीतने के बाद आखिरकार मैंने तांग सेन की सारी विद्या पूरी तरह से निचोड़ ली थी। आखिरी रात मैंने अपना जाल समेटा। सपने में तांग सेन तांग गेट के महल में खड़ा था। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था और वह एल्डर के टेस्ट के लिए तैयार था। मैं तांग यिन के रूप में सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी और मैंने बड़े ठंडे लहजे में उसकी तरफ देखा। तांग सेन, तुमने इनर गेट का झूठा नाटक किया, हमारी गुप्त विद्या चुराई और मुझसे भी झूठ बोला। मुझे तुमसे घिन आती है। यह बात सुनते ही तांग सेन के इनर गेट के कपड़े गायब हो गए और वह आउटर गेट के साधारण कपड़ों में आ गया। आसपास खड़े सभी एल्डर्स और शिष्य उसे घूरने लगे और चिल्लाए, यह आउटर गेट का चोर है, इसने हमारी गुप्त विद्या चुराने की हिम्मत की, इसे पकड़ो। तांग सेन का चेहरा पीला पड़ गया और वह जान बचाकर भागा। उसने सपने में ही घोस्ट शैडो मूव का इस्तेमाल किया और भागते भागते घोस्ट फियर क्लिफ तक पहुंच गया। आगे गहरी खाई थी और पीछे दुश्मनों की फौज। मैं भीड़ के पीछे खड़ी थी और देख रही थी कि कैसे उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और चिल्लाया कि उसने कभी अपने नियमों को नहीं भुलाया और अगर अगला जन्म मिला तो वह मुझसे बड़े आदर के साथ शादी करेगा। मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। चोरी तो चोरी ही होती है, पर लोग अपने झूठ को सही साबित करने के लिए कितने बहाने बनाते हैं। तांग सेन ने उस खाई में छलांग लगा दी। मैंने चुटकी बजाई और वह सपना वही टूट गया। सेंट सोल विलेज के लोहार की दुकान में जब तांग सेन चौंकर जागा होगा तो उसके मुंह से यकीनन तांग यिन का नाम निकला होगा। और मैं दूसरी तरफ अपनी आंखें खोलकर अपने सीने के ड्राइवर को छू रहा था और धीरे से मुस्कुरा रहा था। तांग गेट की सारी गुप्त विद्या अब मेरी थी। नोटिंग एकेडमी के खुलने में अभी आधा महीना बाकी था। अब डेमोस्ट्रेटिव आइस वॉर्म को ढूंढने का समय आ गया था। मैंने बूढ़े जैक के लिए एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था कि मैं नोटिंग सिटी में सुयुनताओं की मदद से अपनी आत्मा की अंगूठी लेने जा रहा हूं, इसलिए वह फिक्र न करें। असल में मैं सबसे पहले नोटिंग सिटी गया और वहां एक कारवां का पता लगाया। मैंने अपनी मार्शल सोल का सर्टिफिकेट दिखाया। जब वहां के मैनेजर ने जन्मजात पूर्ण आत्मिक शक्ति शब्द पढ़े तो उसका लहजा तुरंत बदल गया और उसने मेरे लिए एक बड़े आत्मिक गुरु को बॉडीगार्ड के रूप में तैनात कर दिया। आधा महीना बीतने के बाद मैं सही सलामत स्टार डू फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में पहुंच गया। रात के समय मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और सपने में चला गया। अवचेतन के महासागर में मुझे दूर से ही बहुत तेज रोशनी के कुछ गोले दिखाई दिए। सफेद, काले और सबसे ज्यादा चमकदार। सिल्वर ड्रैगन किंग, डेमोस्ट्रेटिव आइस वॉर्म और डिटियन। मैंने उस बर्फीली सफेद रोशनी को देखा और एक किरण बनकर उसके अंदर चला गया। सामने एक बर्फ का मैदान था। सोने की धारियों वाला एक बहुत बड़ा सफेद कीड़ा जमीन पर लेटा हुआ था, जिसके सामने बहुत सारी बर्फीली जड़ी बूटियां रखी थीं, और पास ही एक हरे रंग का बिच्छू उसे बड़े प्यार से खाना खिला रहा था। मैंने सीधे बात काटी, गोल्डन स्ट्राइप्ड आइस वॉर्म, अब जागने का वक्त आ गया है। बर्फ का मैदान गायब हो गया और वह बिच्छू भी ओझल हो गया। वह बड़ा कीड़ा कुछ पल के लिए हैरान रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि वह सपना देख रहा था और वह तो बहुत पहले ही किसी बड़े जानवर का शिकार बन चुका था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जब वह रो चुका तो मैंने सीधे मुद्दे की बात की, क्या तुम यहां से आजाद होना चाहते हो? उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं। मैंने उससे कहा कि मैं उसे यहां से ले जा सकता हूं, लेकिन उसे मेरी विजडम सोल रिंग बनना होगा। जब मैं आगे चलकर भगवान बनूंगा तो मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगा और तुम्हें एक दिव्य प्राणी बना दूंगा। वह कीड़ा दंग रह गया, क्योंकि यही वह रास्ता था जो उसने खुद इतने सालों की बेबसी में अपनी जान बचाने के लिए सोचा था। उसने मुझसे पूछा कि मुझे यह कैसे पता चला। मैंने बस इतना कहा, यह भगवान का इशारा है, इस दुनिया में सचमुच भगवान होते हैं। उसने मेरी बात पर भरोसा कर लिया। फिर मैं उसे अवचेतन के महासागर में ले आया। सपनों का वह असीम महासागर जब उसके सामने खुला तो वह हैरान रह गया। इतनी सारी आत्मिक ऊर्जा, इतनी विशाल आत्मिक दुनिया। मैंने उससे पूछा कि क्या यह जगह तुम्हारी ताकत को संभाल सकती है? उसने कहा कि बिल्कुल संभाल सकती है। सिर्फ संभाल ही नहीं सकती, बल्कि मेरी असली ताकत को दोबारा जगाने में भी मदद कर सकती है। मैंने उससे कहा कि वह सपने के अंदर से ही अपने असली शरीर से संपर्क करे और अपनी ताकत मुझे सौंप दे। कुछ पल बाद उसने खुशी से सिर हिलाया, हाँ, यह मुमकिन है। मैं फौरन सपने से बाहर आया
अपना सामान उठाया और रात के अंधेरे में ही उस जगह से दूर एक घने जंगल में भाग गया। जब यह पक्का हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो मैं फिर से सपने में गया। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। भाई को आखिरकार आजादी मिलने वाली है। तो फिर शुरू करते हैं। उस कीड़े का शरीर अवचेतन के महासागर के ऊपर बिखर गया और एक बहुत बड़ी आत्मिक ऊर्जा में बदल गया। पूरा महासागर हिल उठा। डोलू की धरती पर जितने भी जीव सो रहे थे, उन सबके सपनों में एक तहलका मच गया। हकीकत में मैंने अपनी आंखें खोली। जेड ड्राइवर से एक बहुत तेज रोशनी निकली और मेरे कदमों के नीचे आत्मा की अंगूठी बनने लगी। शुरुआत में वह गहरे लाल रंग की थी, जिस पर सोने की धारियां थीं, लेकिन जल्दी ही उसने अपना रंग बदलकर पीला कर लिया। अभी मेरा शरीर बहुत कमजोर है, यह उसकी पूरी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर एमवर्स यूट्यूब पर देख रहे हो, तो अभी सब्सक्राइब कर दो। अगर फेसबुक पर देख रहे हो, तो पेज को